इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग। बोइंग एयरप्लेन के लिए यूज की जाने वाली ये लाइन बताती है कि पैसेंजर्स को इस अमेरिकन कंपनी के एयरप्लेन्स की क्वालिटी और सेफ्टी पर कितना कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन अब बोइंग की ये रेपुटेशन खतरे में आ गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के एयरप्लेन्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जो दिखाती है कि बोइंग कंपनी का एक डार्क साइड भी है। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता से एक बोइंग एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, मगर सिर्फ 13 मिनट उड़ने के बाद ही केवल 800 घंटे उड़ा ये ब्रांड न्यू प्लेन जावा सी में क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश में प्लेन में सवार सभी 189 लोगों की डेथ हो जाती है। 10 मार्च 2019 इथियोपिया के एडिस अबाबा से केन्या के नैरोबी जाने के लिए बोइंग के एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट के बाद ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें बैठे सभी 157 लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद कई महीनों के लिए इस एयरप्लेन को ग्राउंड कर दिया गया, मगर नवंबर 2020 के बाद फिर से ये प्लेन ऑपरेशनल हुआ और जनवरी 2024 में पोर्टलैंड से टेक ऑफ हुई फ्लाइट को 6 मिनट बाद ही वापस लैंड करना पड़ा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन का डोर ओपन हो गया। अब इन दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट्स का रीज़न था बोइंग 737 एयरप्लेन की कमियां, लेकिन जब इस कंपनी से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ ने विसल ब्लोअर बनकर इन कमियों को उजागर करने की कोशिश की तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक एक करके उनकी मौत हो गई। यानी कहीं ना कहीं बोइंग का एक डार्क साइड है जिसे वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता है। लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट भी लार्ज स्केल पर बोइंग के एयरप्लेन्स यूज़ करती है और आपको भी इन प्लेन्स में सफ़र करना पड़ता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोइंग एयरप्लेन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए। साथ ही हम विसल ब्लोअर्स की डेथ के ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बोइंग की इस पूरी कंट्रोवर्सी का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम। बोइंग कंपनी को 1916 में विलियम बोइंग द्वारा सिएटल में एस्टैब्लिश किया गया था और 107 साल बाद आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 110 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। बोइंग वर्ल्ड की लीडिंग एरोस्पेस कंपनी है जो 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए कमर्शियल एयरप्लेन्स, डिफेंस प्रोडक्ट और स्पेस सिस्टम डेवलप, मैन्युफैक्चर और सर्विस करती है, लेकिन इसका बिजनेस कमर्शियल एयरप्लेन्स का ही है। आज पूरी दुनिया में इस कंपनी के 10,000 से ज़्यादा कमर्शियल एयरप्लेन्स सर्विस दे रहे हैं, जो वर्ल्ड के टोटल एयरप्लेन्स का ऑलमोस्ट हाफ है। इसके साथ ही बोइंग फ्रेट एयरक्राफ्ट के मामले में लीडर है और दुनिया के 90% कार्गो को बोइंग प्लेन्स ही कैरी करते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोइंग कितनी बड़ी कंपनी है और बोइंग कंपनी के लिए सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन इसके फॉर्मर सीईओ फिलिप कॉन्डिट ने 2 ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने बोइंग के कल्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने 1997 में अपने राइवल मैकडॉनल्ड डगलस को एक्वायर कर लिया, जो अपने फाइटर जेट्स के साथ मिलिट्री एविएशन में लीडर कंपनी थी और साथ ही कमर्शियल एविएशन में बोइंग की मेजर कंपेटिटर थी। लेकिन मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ जहां बोइंग इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पर भरोसा करता था, वहीं दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड डगलस का फोकस कॉस्ट कटिंग और नए एयरक्राफ्ट के बजाय पुराने मॉडल्स को अपग्रेड करने पर था, जिससे कॉस्ट कटिंग और पुराने मॉडल्स को अपग्रेड करने का इन्फीरियर स्ट्रक्चर बोइंग के अंदर भी आ गया। सीईओ फिलिप कॉन्डिट ने दूसरा ब्लंडर किया 2001 में, जब उन्होंने बोइंग के हेडक्वार्टर को सिएटल से शिकागो शिफ्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि 20 साल के लिए टैक्स क्रेडिट मिल सके और $60 मिलियन का बेनिफिट हो। लेकिन बोइंग का कोई भी बिजनेस शिकागो में बेस्ड नहीं था और इस डिसीजन की वजह से बोइंग के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव सिएटल में बेस्ड इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन से सेपरेट हो गया, जिससे बोइंग मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी पर असर पड़ने लगा। फिर बोइंग की लीडरशिप में एक चेंज आया, क्योंकि एक एथिक्स स्कैंडल के चलते 2003 में कॉन्डिट ने रिजाइन कर दिया। कॉन्डिट के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लगा कि बोइंग एक ऐसा लीडर लाएगा जो फिर से बोइंग के इंजीनियरिंग एक्सेलेंस के कल्चर को रिवाइव करेगा। लेकिन
हुआ इसका ठीक उल्टा, क्योंकि बोइंग के बोर्ड ने मैकडॉनल्ड डगलस के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव हैरी स्टोनसाइफर को कन्विंस किया कि वो रिटायरमेंट को कैंसिल करके कॉन्डिट को रिप्लेस करे। और इनकी भी सेम इंटेंशन थी। इनका भी मानना था कि बोइंग को एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए, न कि एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म। और इसी फिलॉसफी के चलते स्टोनसाइफर ने भी कुछ डिसीजंस लिए। उदाहरण के लिए इस समय तक बोइंग के ओल्ड मॉडल्स जैसे 727, 737 और 757 काफ़ी पुराने हो चुके थे और उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। इसलिए बोइंग के हेड ऑफ कमर्शियल एविएशन ने एक नया एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने का प्रपोजल दिया, जिसमें काफ़ी पैसा खर्चा होता। इसीलिए स्टोनसाइफर ने इस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया और पुराने मॉडल्स को यूज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया। साथ ही जो भी पैसा बोइंग के पास था उसका इस्तेमाल बोइंग के स्टॉक को बाय बैक करने में किया। यानी ज़रूरत होने के बावजूद बोइंग न्यू एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट नहीं कर रहा था। 2 साल बाद कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के चलते स्टोनसाइफर ने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। अब कमर्शियल एविएशन के हेड एलन मुलाली का सबसे स्ट्रॉन्ग केस था स्टोनसाइफर का सक्सेसर बनना। एलन मुलेली ने ही हाईली सक्सेसफुल बोइंग 777 के डेवलपमेंट को हेड किया था, लेकिन इनकी जगह बोर्ड ने एक्स जीई एग्जीक्यूटिव जिम मैकनर्नी को स्टोनसाइफर का सक्सेसर बना दिया। जबकि एलन मुलेली फोर्ड कंपनी के सीईओ बन गए, जिसके बाद उन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड किया। बोइंग के इतने सारे लीडरशिप चेंजेस और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से बोइंग अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एयरबस से पीछे छूट रहा था। एक तरफ एयरबस के A320 नियो अमेरिकन एयरलाइंस जैसे कस्टमर्स को ऑर्डर सप्लाई कर रहे थे, वही बोइंग के आउटडेटेड 737 को कंपनीज ऑर्डर नहीं कर रही थी। इतना सब होने के बाद बोइंग ने नए प्लेन बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन मैकनर्नी ने कंप्लीटली न्यू एयरप्लेन बनाने के बजाय पुराने प्लेन्स को 737 मैक्स के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यानी सेम टेक्नोलॉजी और सेम फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पुराने 737 को रीडिज़ाइन करके FAA सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। पहले बोइंग 737 मैक्स 8 को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया, जो कंपनी का पहला मैक्स क्लास का एयरप्लेन था। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर थी और कंपनी ने प्रॉमिस किया कि पर सीट कॉस्ट कम होगी और प्लेन की रेंज ज़्यादा होगी। लिहाजा इसे मार्च 2017 में FAA सर्टिफिकेशन मिल गया। फिर कंपनी ने मैक्स 9 को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा, जिसमें 3 एडिशनल सीट रोज थी और इसकी कैपेसिटी 220 पैसेंजर्स की थी। इसे भी FAA सर्टिफिकेशन मिल गया, जिसके बाद ये बोइंग की हिस्ट्री का फास्टेस्ट सेलिंग मॉडल बना। लेकिन एयरप्लेन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में ये देखा गया है कि ऐसे रिडिज़ाइन करने से डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यही प्रॉब्लम्स आगे चलकर 737 मैक्स में विटनेस की गई। इतना ही नहीं, बोइंग ने साउथवेस्ट एयरलाइंस जैसे कस्टमर्स के साथ डील पर इस बात के लिए अग्री कर गया कि वो पायलट्स को इन न्यू प्लेन्स की ट्रेनिंग नहीं देंगे और ट्रेनिंग मैनुअल्स भी अपग्रेड नहीं करेंगे। इससे शॉर्ट टर्म कॉस्ट रिड्यूस हो गया, तो वही शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इंक्रीज हो गई। अब चूंकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में फ्लॉज थे और इस सॉफ्टवेयर की पायलट्स को अवेयरनेस भी नहीं थी, इस वजह से पायलट्स के हाथ से फ्लाइट कंट्रोल चला गया और रिजल्ट था 2 डेडली क्रैशेस। अब सवाल ये है कि आखिर बोइंग के इस न्यू मॉडल के साथ जब इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो क्या किसी ने इन प्रॉब्लम्स को नोटिस नहीं किया? और अगर नोटिस किया तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। व्हाट हैपेंड विथ विसल ब्लोअर्स। बोइंग के एक एम्प्लॉई थे जिनका नाम था जॉन बार्नेट और इन्होंने 30 साल तक बोइंग में काम किया था। 2010 से वो बोइंग के नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में से क्वालिटी मैनेजर के रूप में एम्प्लॉयड थे और ये फैसिलिटी 787 ड्रीमलाइनर बनाती है। 2017 में ये रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस देना शुरू किया। उन्होंने BBC को कई प्रॉब्लम्स बताई। फर्स्ट, सीनियर्स के प्रेशर में वर्कर्स जानबूझ के प्रोडक्शन लाइन में एयरक्राफ्ट में बेकार क्वालिटी के पार्ट्स फिट करते हैं। सेकंड, ऑक्सीजन सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम्स है। इसकी वजह से 4 में से 1 मास्क के इमरजेंसी के दौरान काम न करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। थर्ड, फैक्ट्री में कंपोनेंट्स को ट्रैक करने के लिए वर्कर्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, जिससे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाते हैं। फोर्थ, प्रोडक्शन लाइन में डिले ना हो, इसके लिए बेकार क्वालिटी के पार्ट्स को वेस्ट से निकालकर प्लेन्स में फिट किया जाता है।
मिस्टर बार्नेट ने यह भी कहा कि उन्होंने मैनेजर्स को अलर्ट किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोइंग ने इन सभी इल्जामों को डिनाई कर दिया, लेकिन FAA के द्वारा गए रिव्यूज में कुछ क्लेम्स सही पाए गए। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया, लेकिन अचानक एक दिन 9 मार्च को वो संदिग्ध परिस्थिति में अपने ट्रक में मारे पाए गए और उनकी मौत का कारण बताया गया सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, यानी खुद के द्वारा लगाई गई चोट। इस डेथ पर सवालिया निशान लगे और लोगों ने कहा कि उनकी मौत की जिम्मेदार बोइंग कंपनी है। उनकी मौत के कुछ समय बाद ही एक और दुर्घटना हुई। बोइंग की एक सप्लायर कंपनी है जिसका नाम है स्पिरिट एरो सिस्टम। इसमें क्वालिटी ऑडिटर के रूप में काम कर रहे थे 44 साल के जोशुआ डीन। जोशुआ डीन ने अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट FAA में कंप्लेंट फाइल की थी और कहा था कि 737 की प्रोडक्शन लाइन में सीनियर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा मिसकंडक्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि एयरप्लेन के एक पार्ट जिसका नाम प्रेशर बल्कहेड है, उसमें गलत तरीके से छेद ड्रिल किए जाते हैं, जबकि ये कैबिन प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसके बाद उन्हें 2023 में स्पिरिट एरो सिस्टम ने फायर कर दिया। फिर वो अपनी कंप्लेंट लेकर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर गए और कहा कि कंपनी उनसे बदला ले रही है। फिर वो बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उन्हें निमोनिया और इन्फेक्शन भी हो गया। ये सभी प्रॉब्लम्स अचानक बढ़ने लगी और 30 अप्रैल को उनकी भी डेथ हो गई। इन दोनों विसल ब्लोअर्स की डेथ ने US गवर्नमेंट के कान खड़े कर दिए और गवर्नमेंट कंपनी को आड़े हाथों ले रही है। इसमें अब और भी विसल ब्लोअर्स सामने आए हैं। बोइंग के इंजीनियर सैम सेल्पोर और एक फॉर्मर मैनेजर एड पियर्सन ने एडमिट किया कि बोइंग में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। सेल्पोर ने बताया कि कंपनी डिफेक्टिव एयरप्लेन्स का यूज करती है और कंपनी के बहुत सारे एयरप्लेन्स स्ट्रक्चरल फेलियर के रिस्क पर है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से लोगों को एयरप्लेन के पीसेस अलाइन करने के लिए उन पर जंप करते हुए देखा है। इनके अलावा स्पिरिट एरो सिस्टम के फॉर्मर क्वालिटी मैनेजर सैंटियागो पारेदेस कैंसास फैक्ट्री में इंस्पेक्शंस करते थे। उन्होंने कहा कि 737 मैक्स के फ्यूसलेजेस में रेगुलरली प्रॉब्लम्स मिलती थी, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि ये सब इग्नोर किया जाए। यहीं दूर पैनल के अराउंड एरियाज में भी फ्लॉज थे जिन्हें इग्नोर किया गया। एंड एज अ रिजल्ट जनवरी में अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट का डोर ब्लो आउट हो गया। विसल ब्लोअर्स की टेस्टिमोनियल्स और उनकी डेथ इस बात की तरफ इशारा करती है कि साफ तौर पर कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से कंपनी को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि बोइंग पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और साथ ही इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन बोइंग एंड इंडिया। सबसे पहले बोइंग को फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा है, जहां एक तरफ लगातार सामने आ रही मिसहैपनिंग्स के चलते बोइंग के प्लेन्स को ग्राउंडेड करना पड़ा। उदाहरण के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस ने बताया कि 737 मैक्स 9 की ग्राउंडिंग की वजह से उसे $200 मिलियन का नुकसान हुआ। इसी तरह अलास्का एयरलाइंस को $150 मिलियन का लॉस हुआ। बोइंग ने इस पर कहा है कि वो कॉम्पेंसेशन के तौर पर अपने एयरलाइन कस्टमर्स को $440 मिलियन पे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को कॉम्पेंसेशन देने में भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए। अब तक बोइंग $20 बिलियन से ज़्यादा पैसे इस पर खो चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट में अपने केस को डिफेंड करने में भी बोइंग को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और सेकंड है एयरबस के साथ कंपटीशन। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब कोई भी एयरलाइन अपने लिए एयरप्लेन को परचेस करती है तो दो ही कंपनीज के प्लेन लिस्ट में टॉप पर होते हैं, एयरबस और बोइंग। बोइंग एक समय मार्केट लीडर था, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से एयरलाइन कंपनीज बोइंग को ऑर्डर्स नहीं दे रही। इसके बजाय एयरबस ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है। इसका मतलब बोइंग का कंपेटिटर उससे आगे निकल रहा है और बोइंग रेस में पीछे छूट रहा है। इंडिया पर भी इस कंट्रोवर्सी का बहुत असर हुआ है, क्योंकि इंडिया भी बोइंग के प्लेन्स लार्ज स्केल पर यूज़ करता है। करंटली इंडियन कैरियर्स के पास 737 मैक्स फैमिली के 40 प्लेन्स हैं, लेकिन और प्लेन्स के ऑर्डर पेंडिंग है जो डिलीवर होने वाले हैं। उदाहरण के लिए एयर इंडिया ने लास्ट ईयर 190 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था और अकासा एयर ने भी पहले 76 और फिर 150 प्लेन्स ऑर्डर किए। ये सभी प्लेन्स मैक्स 8 और मैक्स 10 वेरिएंट्स के होंगे और करंटली कोई भी इंडियन एयरलाइन मैक्स 9 वेरिएंट ऑपरेट नहीं करती। हालांकि DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन लगातार FAA के एक्शंस पर नज़र बनाए हुए हैं
और बोइंग के साथ टच में है, क्योंकि डीजीसीए नहीं चाहता कि इन सब हादसों के बाद इंडिया में कुछ ऐसा हादसा देखने को मिले। पर इंडियन एयरप्लेन कैरियर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बोइंग क्राइसिस और FAA की स्क्रूटिनी की वजह से डिलीवरी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अभी तक अकासा और एयर इंडिया ने बोइंग पर भरोसा बनाए रखा है। सवाल यह है कि क्या इन एक्सीडेंट्स का मतलब है कि एयर ट्रैवल बेहद अनसेफ है? दोस्तों, वैसे तो एक एयरप्लेन के क्रैश होने के चांसेस सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख फ्लाइट्स में से एक बार होता है। लेकिन अगर बोइंग अपने प्लेन्स में सिक्योरिटी चेक और क्वालिटी से ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेगी तो लॉन्ग रन में ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कंपनी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। दोस्तों, आपका बोइंग के इस क्राइसिस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो से रिलेटेड फीडबैक्स हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। लेट्स क्रैक इट।